Hello guys, welcome back to my channel and this is the part 2 of the previous video। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी वो टेक्निकल इशू की वजह से पूरी नहीं हो पाई, तो उसका जो सेकंड पार्ट रह रहा था मैं उसकी वीडियो आपको बना के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने उनको ईमेल किया था तो उसका क्या रिवॉर्ट आया उनकी टीम से। आप देख सकते हैं इन लोगों ने मेंशन किया है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग द VFS ग्लोबल पोलैंड वीज़ा हेल्प डेस्क। वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट बुकिंग। इन लोगों ने मेंशन किया है कि हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए थैंक यू, और उसके बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपका कंसर्न है अपॉइंटमेंट बुकिंग को लेके है, तो इन लोगों ने मेंशन किया है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किसी कस्टमर के बिहाफ में अपॉइंटमेंट बुक भी नहीं कर सकते और ना ही हम कैंसिल कर सकते हैं। इन लोगों ने अपने वेबसाइट में जो ईमेल आ रखा है, ईमेल पे इन लोगों ने मेरे को रिवोट करके बताया, और इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि अगर आपको अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, और वहाँ रेगुलर इंटरवल में टाइम टू टाइम वेबसाइट में अपडेट होते रहता है। अगर वो वहाँ से कोई अपॉइंटमेंट रिलीज़ करते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप बुक नहीं कर सकते, और इसमें VFS वाले भी कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने मेंशन किया है कि हम एक कोई भी कस्टमर के बिहाफ में कोई बुकिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने मेंशन किया था। जो मैंने इनको ईमेल किया था ये उसका रिवोर्ट है। मैंने उनसे पूछा था कि आप कोई अदर वे है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इन लोगों ने सिंपली इसका आंसर दे रखा है कि हम किसी कैंडिडेट के बिहाफ में अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। 3 और 4 ईयर्स पहले यहाँ पर वो होता था ऐसा, जिसमें अपॉइंटमेंट ये लोग ईमेल के थ्रू भी बुक कर देते थे, पर अब ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। और जो मैंने ये कंसर्न शेयर किया था इन लोगों से कि लास्ट 3 मंथ से जो प्रॉब्लम आ रहा है, सब लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत कम अपॉइंटमेंट हैं। और अब मैं दोबारा जो इनका हेड है उसको एक ईमेल भी करूंगा और एक कंसर्न उनके आगे रखूंगा कि जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, हम लोग 2-3 महीने से हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, एजेंट साइट हैक कर लेते हैं, तो इसका क्या रिजोल्यूशन है। वैसे अगर वहाँ के जो हेड हैं, जो इंडिया का जो मुंबई कॉन्सुलेट है, जो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको एक बार मैं ईमेल करके देखूंगा, अगर कुछ रिवोट आएगा तो वहाँ से आपको बताऊंगा। तो इन लोगों ने ये मेंशन कर रखा है कि अगर जो VFS है, VFS का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो VFS में काम कर रहे हैं, वो कोई अनाउंसमेंट नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कब खाली है और कब फिल होगा। इसके रिगार्डिंग VFS वाले कुछ इन्फॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेटिव कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है। अगर जो प्रोसेस फॉलो होता है, VFS को आउटसोर्स कर रखा है, VFS की आपको वेबसाइट में जाना होगा, तभी आपको अपॉइंटमेंट मिल पाएगा। अदरवाइज इसका कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है अभी टाइमिंग, अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए। ये प्रॉब्लम पहले माल्टा के लिए भी आती थी, आप लोगों को पता होगा। उन लोगों ने, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, बहुत सारी क्वेरीज गई थी उन पर, लास्ट 1-1.5 साल में उन लोगों को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिले थे। तो इसका सॉल्यूशन उन लोगों ने ऐसा किया कि जैसे एजेंट, जैसे पहले वहाँ की बुकिंग करते थे, स्लॉट नहीं मिल पाते थे, या कोई जैसे किसी का अपॉइंटमेंट जैसे नेक्स्ट मंथ अप्रैल का है, वो अप्रैल के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दे रहा और वहाँ पर को नहीं, फिर कैंसिल कर दे रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम ऐसा फेस हो रहा था, जिनको जेनविनली जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए थी, जैसे मार्च के लिए उन लोगों ने 15 स्लॉट रिलीज़ करे। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं। 15 स्लॉट में ऐसा प्रॉब्लम आता था कि जैसे अब कोई एक आदमी है, वो 15 स्लॉट में जैसे कम से कम 5 स्लॉट बर्बाद हो गए, आप मान के चलो। 5 भी नहीं, एक एग्जांपल लेने के लिए दे रहा हूँ आपको, 3 स्लॉट बर्बाद हो गए। किसी ने अपॉइंटमेंट बुक किया, गया नहीं, तो रिशेड्यूल उसने कराया, रिशेड्यूल हुआ नहीं या रिशेड्यूल करा दिया, तो वो जिस डेट का उसने अपॉइंटमेंट ले रखा था, वो 3 अपॉइंटमेंट उनके खराब हो गए पूरे। ठीक है, 12 लोग ही वहाँ पर को अपॉइंटमेंट अपना वीज़ा फाइल सबमिट कर पाए, तो 3 लोगों के लिए और एडिशनल सीट थी वो पूरी बर्बाद हो गई। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो VFS अपॉइंटमेंट की फ़ीस है वो उन लोगों ने बढ़ा दी। उसका जो अभी जो INR पे जो VFS अगर बुक करते हैं आप अपॉइंटमेंट माल्टा का, तो उसमें आइडेंटिटी माल्टा में जाके 25,000 रुपये का अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं वो लोग। अगर ऐसा ही ये लोग भी अगर ऐसा ही कुछ ये लोग यहाँ पर रूल इंप्लीमेंट करते हैं तो तभी सही रहेगा। इसमें कोई एजेंट बुक नहीं कर पाएगा, और जो लोग भी बुक कर रहे हैं तो कैंसिल नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ अगर सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर दें तो वेल एंड गुड है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोगों ने खाली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, अपने एंड से कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी वेबसाइट में जाके चेक करना है। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन दे कैन प्रोवाइड फॉर नाउ। अगर आज की बात करूं तो मैंने अभी डिफरेंट इंटरवल में चेक करके देख लिया, 10 बजे के टाइम पर लॉगिन किया था, तभी कोई स्लॉट ओपन नहीं था कोई भी लोकेशन का। उसके बाद अभी 12-1 बजे के टाइम पर भी देखा, कोई स्लॉट्स ओपन नहीं थे। 4 बजे के टाइम, 3 बजे के टाइम पे भी सेम सिनेरियो फॉलो हुआ है। और जिन लोगों को अपॉइंटमेंट अभी मिल रखी है, तो इनकी ये जो पहले इन लोगों ने बुक करी है मार्च स्टार्टिंग वाले टाइम पे, तभी इनको अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिली है। मार्च में कोई अपॉइंटमेंट रिलीज़ नहीं हुई है। एक आधे देख रहा था मैं चंडीगढ़ वगैरह की, उसके अलावा मैंने कोई अपॉइंटमेंट देखी नहीं। अभी कुछ टाइम पहले, अभी 1-2 हफ्ते पहले, अभी देख रहा था मैं, जयपुर की अपॉइंटमेंट जो ओपन हो रही थी, वो भी नेक्स्ट मंथ के लिए थी, अप्रैल के लिए नहीं थी, मई के लिए थी वो। अभी कम से कम मैं अगर देखा जाए तो कब ज़्यादा अपॉइंटमेंट रिलीज़ नहीं हुए हैं, पर 3-4 अपॉइंटमेंट के मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर कुछ जो वेबसाइट में शो कर रहा था, कुछ अपॉइंटमेंट इस महीने भी रिलीज़ हुई हैं, और वो सारी एजेंट के द्वारा, एजेंट के थ्रू बुक की गई हैं, मेरे को लग रहा है।
क्योंकि साइट पे जैसे ही मैंने परसों क्लिक किया तो साइट पूरी स्लो हो गई और 3 बार उसमें क्लिक हुआ और वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाया। जयपुर का देख रहा था मैं अपने लिए, और उसके 2 मिनट बाद मैंने चेक किया तो फिर कोई स्लॉट्स ओपन नहीं थे, फिर स्लॉट क्लोज हो गए थे। 3 बार उन लोगों ने साइट ने पूरा ब्राउज करते रहा, उसमें स्क्रॉल होते रहा साइड में, अगर देखो तो 2 मिनट तक का वो पूरा लोडिंग होते रहा। लोडिंग होने के बाद फिर उसके बाद 3 बार मेरे को ऑप्शन आया स्लॉट ओवल अवेलेबल है करके। तीन तीन बार उसका लोडिंग होने के बाद दोबारा मैंने अप्लाई किया तो उसमें ऐसा नो स्लॉट्स अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड कैटेगरी आ गया था। अपॉइंटमेंट बुक करना थोड़ा तो मुश्किल हो रहा है अभी इस टाइम पे, और बाकी लक पे डिपेंड करता है, क्या पता मिल जाए। वैसे स्लॉट्स कभी कभी ओपन कर रहे हैं, क्या पता अभी जैसे लोग कह रहे थे अभी। अब इस बात पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते, इस बात पे भरोसा नहीं कर सकते हम लोग। जैसे बहुत से लोग ऐसा करेंगे अप्रैल अप्रैल लास्ट लास्ट तक का वो लोग अपॉइंटमेंट ओपन कर देंगे। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो इसमें एक नंबर भी है, ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर लें। ईमेल के अलावा एक जो इनका नंबर है, टोल फ्री नंबर, आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन पर देख लो, फॉर फर्दर असिस्टेंस यू मे कॉन्टैक्ट अस ऑन आर हेल्पलाइन 022267866607 इसमें आप एक बार कॉल करके देख लें और जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे पता करें कि कब ओपन होने वाला है स्लॉट। अगर वो भी आपको अगर सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि कोई आइडिया नहीं है कब तक का ओपन होगा, तो फिर कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर जैसे लोग ऐसा कह रहे हैं कि अप्रैल लास्ट लास्ट तक का खुलने वाला है, क्या पता ये कुछ अपडेट प्रोवाइड करते हैं, आप एक बार चेक करके इनसे पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने ईमेल के थ्रू तो इन लोगों से कांटेक्ट कर ही लिया है, अगर मैं इनको कांटेक्ट करूंगा तो वो मेरे को सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी किसी का ऐसा भी है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वर्क परमिट है वो एक्सपायर होने वाला है, तो आप लोग इनको रीच आउट करके इनको अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर कुछ हो पाएगा, मेरे को लगता है जो सॉल्यूशन तो सेम ही प्रोवाइड करेंगे। वो लोग कहेंगे कि अपॉइंटमेंट अगर आपको बुक करना है तो आप वेबसाइट में जाके चेक करें, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, सेम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे वो। ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी जो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग है। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी का जो पोलैंड का वर्क परमिट आ गया वो एक्सपायर हो गया है, अगर उसने किसी एजेंट से, ऐसे एजेंट से परचेज़ किया है जिसने 5-6 लाख रुपए की, अगर जो 3-4 लाख, 3.5-4 लाख रुपए का जो पूरा पैकेज प्रोवाइड किया है, अगर उसको दोबारा पोलैंड का अपॉइंटमेंट अगर वर्क परमिट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत नॉमिनल चार्जेस में। इसमें जो मेरी एक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, मैं उनसे टाइप कॉन्टैक्ट में हूँ, मतलब मेरा वर्क परमिट वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया, मेरी अच्छी खासी बात है उन लोगों से। अगर आप लोगों को कुछ किसी को वर्क परमिट चाहिए तो मैं आपको जो नॉमिनल चार्जेस हैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। क्योंकि वर्क परमिट जो आता है इंडिया में, आपको भी पता है, उसका कोई श्योरिटी नहीं रहती कि आपको उसके बाद वर्क वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप अगर किसी को चाहिए, कोई नया बंदा इसको वीडियो देख रहा है, अगर कोई नया सब्सक्राइबर और कोई भी नए लोग जो पोलैंड जाना चाहते हैं, न्यू लोग वीडियो देखना चाह रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं, अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो किसी भी इंडियन एजेंट के थ्रू मत फंसें जो आपको 3.5-4-5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। अगर आपको कराना है, मैं 1-1.5 लाख रुपए में आपका पूरा फाइलिंग कंप्लीट होते हुए पूरा कर दूंगा। अगर आपको कोई एडिशनल सर्विस चाहिए, जैसे फाइल फिलिंग, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रिज्यूमे बनाना है, आपको कवर लेटर बनाना है, और इसके अलावा आपका डमी टिकट बुक करना है, डमी टिकट के बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करना है, सारा काम मैं कर दूंगा। आपका एप्लीकेशन चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंटेशन भी सारा, जो भी फाइलिंग है, फाइल प्रिपेयर मैं कर दूंगा, जो भी नॉमिनल चार्जेस में है। इसके अलावा आपको बताना चाह रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मैं क्रोशिया वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग बनाने वाला हूँ। क्रोशिया का आपको बता दूँ, वहाँ के बेनिफिट थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पोलैंड। जो वहाँ का पीआर वगैरह मिलता है, 3-4 साल के अंदर आपको पीआर मिल जाता है, और अगर आप वहाँ 2 साल काम करते हैं तो आप अपनी स्पाउस का वीज़ा वहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी फैमिली को वहाँ ले जा सकते हैं। मैं अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर किसी का रिजेक्शन आता है तो वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और कोई नया जना इस वीडियो को देख रहा है जिसने कोई वर्क परमिट अभी अप्लाई नहीं किया है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं आपको वहाँ के क्रोशिया के प्रोसेस के लिए बता दूंगा। और अगर आपको पोलैंड का ही वर्क परमिट चाहिए तो मैं आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस 999 यूरो, 90,000 के आसपास में आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं उनसे रीच आउट कर दूंगा, आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो लोग आपका जो वहाँ के जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंट हैं, उनसे अगर बात करोगे, वो लोग बहुत जेन्युइन है और जो उनका काम भी बहुत जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, जो आपको टाइम बोलेंगे उस टाइम पे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन करके आपको प्रोवाइड कर देंगे वो लोग। ऐसा प्रोसेस वर्क करा, मेरा भी 3.5 महीने के अंदर उन लोगों ने सारा काम करके पूरा जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का उनका पार्ट नहीं था, उनका खाली काम था कि वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, सॉरी, वर्क परमिट प्रोवाइड करना, अकोमोडेशन लेटर प्रोवाइड करना, गारंटी लेटर प्रोवाइड करना, लेटर ऑफ मैंडेट प्रोवाइड करना। उन लोगों ने अपने तरफ से डॉक्यूमेंट सारा कर लिया। उन लोगों ने मेरे को बोला है कि जब आप वीएफएस जाओगे उस दिन हमको बता देना, हम कंपनी से एक ईमेल करा देंगे, कि उससे ऐसा होता है कि हल्की प्रायोरिटी मिल जाती है, वो लोग प्रायोरिटी देते हैं कि उन लोगों को भी पता है कि कंपनी वहाँ से रीच आउट कर रही है कैंडिडेट के रिगार्डिंग, तो हल्का फुल्का पॉजिटिव प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से काम कराते हैं तो इसके अलावा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका कुछ काम नहीं करती।
उसके बाद का जो काम आता है फाइल चार्जेस, जो फाइल क्रिएशन होता है, फाइल मैं खुद बना रहा हूँ, मेरे को आता है क्योंकि प्रोसेस कैसे वर्क करता है। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने खुद फिल किया, रेज्यूमे, कवर लेटर मैंने खुद बना लिया, और ट्रैवल इंश्योरेंस मैं खुद अपने लिए बुक कर लूँगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में भी आपको बताता हूँ, अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 1 साल का लें, 6 महीने का ना लें, इसमें आपका वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं करेंगे, इसमें रिजेक्शन भी आ सकता है आपका। ट्रैवल इंश्योरेंस के अलावा डमी टिकट मैं खुद बुक कर लूँगा। इसके अलावा जस्टिफिकेशन लेटर मैं बना दूँगा। अगर किसी को भी जस्टिफिकेशन लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो मेरे को रीच आउट कर लें, मैं आपको जो स्टैम्प पेपर है उसमें आप जस्टिफिकेशन लेटर कैसे बनाते हैं आपको बता दूंगा। जस्टिफिकेशन लेटर में कुछ नहीं करना है, आपको अपने बारे में लिखना है, अपनी कंपनी के बारे में मेंशन करना है, कंपनी कहाँ है। सबसे पहले जैसे मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैसे बनाना हो। आप अपना नेम मेंशन करेंगे उसमें, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप मेंशन करें माय नेम इज़ अंकुर एंड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस। अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, आई एम सन ऑफ, अपने फादर का नाम आप मेंशन करेंगे, एंड फादर का नेम मेंशन करने के बाद करंट रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस, अपना आपकी जो लोकेशन आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको कंपनी के बारे में मेंशन करना, आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम दिस कंपनी, कंपनी का नेम मेंशन करोगे, एंड आई एम एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ, जो भी आप जिस प्रोफाइल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है आप वो मेंशन कर देंगे। और इतना पूरा मेंशन करने के बाद उसके बाद आप जो लेटर अपना फुल एड्रेस मेंशन करने के बाद फिर आप एक आगे, फिर उसके नीचे आपको पैराग्राफ में 4-5 पॉइंट मेंशन करके दे देना है। आपका वर्क परमिट कहाँ से कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं, अगर आपकी शादी होगी तो आप मेंशन कर सकते हैं कि हम स्टेइंग, माय फैमिली इज़ स्टेइंग हियर इन इंडिया, और आपका अगर आपका कोई चाइल्ड है तो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आपका वर्क परमिट कंप्लीट होगा आप इंडिया में वापस आएंगे, आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट आप मेंशन करेंगे कि आई एम एम्प्लॉयड इन द कैपेसिटी ऑफ हैंड पैकर, मैनुअल पैकर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपकी डोमेन है आप वो मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे एक पॉइंट और डालेंगे, ऑन कंप्लीशन ऑफ माय वर्क परमिट टाइम ड्यूरेशन आई विल गेट बैक टू माय होम कंट्री, आपको एक चीज़ मेंशन करनी है। उसके नीचे 1-2 फ्यू पॉइंट और हैं, अगर आपको फॉर्मेट चाहिए होगा तो मैं एग्जैक्टली आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगा, उसके बेसिस पे आप अपना ये बना सकते हैं जस्टिफिकेशन लेटर। जो आपकी फ़ाइल पूरी बनती है उसमें आप एक रिज्यूमे लगाते हैं, कवर लेटर लगाते हैं, कवर लेटर में अपने बारे में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी लगा रखे हैं उसके बारे में लगाते हैं। उसके बाद जस्टिफिकेशन लेटर में आप ये बना सकते हैं कि अब मैं इतनी फैमिली के साथ रहता हूँ, और अपना एक्सपीरियंस वगैरह शो कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट इसका शो कर दूंगा जिससे आप अपनी एक फ़ाइल बना सकते हैं जो जेन्युइन लगे। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस लेटर शो कर सकते हैं। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, अगर आप किसी और डोमेन में काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें, अपना कवर लेटर में इस चीज़ को इंक्लूड कर दें। उसके अलावा मैंने 11-12 की जो 10 और 12 की मार्कशीट थी अपोस्टल करा दी, उसमें उन लोगों ने मेंशन किया है कि अपोस्टल कर सकते हैं, उसके आगे एक पॉइंट मेंशन कर रखा है जो एमईए यहाँ की अथॉरिटी है वहाँ से अपोस्टल कर लें। तो मैंने खाली एक, ताकि फाइल थोड़ी अच्छी बन जाए इसलिए मैंने अपोस्टल करा दी है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है करे कंसल्टेंट पर, जो चेकलिस्ट में मेंशन कर रखा है, क्योंकि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, पीसीसी तो रिक्वायर्ड रहता ही है इसका। इसके अलावा अगर आप पीसीसी बना रहे हैं तो 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी रहती है, 6 महीने तक का वैलिड रहता है, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा अगर एक्सपायर हो जाता है। तो इसके अलावा तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मेरे को लगता नहीं है कुछ है इसमें। और एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की है, कुछ टाइम बाद मैं आपका नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ फाइलिंग के रिगार्डिंग इशू है तो। थैंक यू गाइस।